गुजरात में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाने का नरेंद्र मोदी का सपना अब उस पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों और भले प्रतिमा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि प्रतिमा बनवाने के लिए जरूरी मंजूरी अब तक हासिल नहीं हो पाई है। पिछले महीने 31 अक्टूबर को ही मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से बनने वाली 182 मीटर ऊंची मूर्ति के लिए भूमि पूजन किया था। यह मूर्ति सरदार पटेल बांध से 3 किलोमीटर आगे पानी के बीचों बीच बननी है, लेकिन मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ पर्यावरणविदों ने बाहें चढ़ा ली हैं। पर्यावरण से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रोजेक्ट के लिए कानूनी तौर पर जरूरी अब तक जो मंजूरियां थी वो अब तक नहीं ली गई हैं, और जब तक ये मंजूरी नहीं ली जाती है प्रतिमा से जुड़ा कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकता। तो गुजरात में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाने का नरेंद्र मोदी का सपना अब मुमकिन होता काफी मुश्किल नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों और भले प्रतिमा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि प्रतिमा बनवाने के लिए जरूरी मंजूरी अब तक नहीं ली गई है। पिछले महीने 31 अक्टूबर को ही मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से बनने वाली 182 मीटर ऊंची मूर्ति के लिए भूमि पूजन भी किया था। यह मूर्ति सरदार पटेल बांध से 3 किलोमीटर आगे पानी के बीचों बीच एक टापू पर बननी है, लेकिन मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ पर्यावरणविदों ने बाहें अपनी चढ़ा ली और कहा है कि जो मंजूरियां हासिल करनी थी इस स्टैच्यू को बनाने के लिए अभी तक वो परमिशंस नहीं मिल पाई है गुजरात सरकार को, ताकि इस मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। और जब तक ये औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये काम शुरू नहीं हो पाएगा। और पर्यावरण से जुड़े गैर सरकारी संगठनों ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसके खिलाफ चिट्ठी लिखी है। ऐसे चिट्ठी में उन्होंने मोदी सरकार पर पर्यावरण सुरक्षा कानून की अनदेखी का आरोप लगाया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि यह प्रोजेक्ट बेहद संवेदनशील इलाके में है और इसके पास ही श्लुपनेश्वर और धूमकल सैंचुरी मौजूद है। प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण और आसपास के लोगों पर क्या असर होगा, इसकी कोई समीक्षा नहीं की गई है। आपको बता दें कि 2 साल पहले इस प्रोजेक्ट के लिए भी कई विवाद खड़े हो चुके हैं। एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 इन पैरा 2 ऑफ दिस नोटिफिकेशन इज क्लियरली मेंशन that if you taken up this kind of project which required a prior environmental clearance, which is not there, and the people of Gujarat and people of India is not aware about that what are the impact is supposed to be going. आपको बता दें कि 2 साल पहले इस प्रोजेक्ट के ऐलान होने के बाद से ही नर्मदा के किनारे रहने वाले लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। उनका आरोप था कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यहां आने वाले लोगों के चलते उनकी कमाई के सारे जरिए खत्म हो जाएंगे। लोगों के इस विरोध को जानते हुए अपने 31 अक्टूबर के भाषण में भी नरेंद्र मोदी ने लोगों को समझाने की कोशिश की थी। मोदी ने कहा था कि प्रोजेक्ट के चलते जिन लोगों पर असर पड़ेगा उन्हें पीने और खेती के लिए पानी मुहैया कराया जाएगा। हमारा परिवार को कैसे खिलाएगा? मेहनत करके थोड़ा सा जमीन था वो डैम वियर डैम में चली जाती है, तो हमको क्या खाना भी थोड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चली जाएगा, कौन खिलाएगा? और इस विवाद पर और जानकारी हासिल करने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं अहमदाबाद में मौजूद अपने संवाददाता मेघदूत शेरान का। मेघदूत, अब जो सवाल पर्यावरणविद उठा रहे हैं और कहा है कि जो मंजूरियां हासिल होनी चाहिए थी इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक राज्य सरकार ने हासिल नहीं की है, क्या है औपचारिकताएं जो अभी तक अधूरी हैं और पूरी नहीं हो पाई हैं? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल वाटर बॉडी के बीच में होगा। एक वियर बनेगा गरुड़ेश्वर में जहां पे पानी इकट्ठा किया जाएगा और वहां पे ये स्टैच्यू बनेगा। तो बिल्कुल साफ है कि एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पहले बननी चाहिए, उसके बाद इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, एनवायरमेंटल पब्लिक हियरिंग होगी, पब्लिक की आवाज लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही प्रोजेक्ट को सैंक्शन मिलेगा। जबकि बात यह हो रही है कि दिसंबर, इस साल के दिसंबर से ये काम शुरू किया
किया जा रहा है। तो क्लियरली एक तरह से वायलेशन इस बात का है, क्योंकि किसी तरह का अभी तक सैंक्शन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस सैंक्शन नहीं मिला। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो है वो प्रोटेस्ट की बात है। जो लोकल्स है, करीब 66 विलेजेस के लोग ये कह रहे हैं कि जब ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे इसको विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, तो उनके इंडिजिनस ऑक्यूपेशंस का क्या होगा। सो क्लियरली दो एस्पेक्ट्स है इस प्रोटेस्ट के। एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि जो मैंडेटरी लीगल प्रोविजंस है उसको अभी एडहियर नहीं कर रहे, और जो लोकल्स है वो ये कह रहे हैं कि वो वहां से हटना नहीं चाहते। दे डू नॉट वांट रिहैबिलिटेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट। बिल्कुल। और ऐसे में क्या सरकार अपनी तरफ से कोई पहल उठा रही है? क्योंकि भाषण में हमने सुना था नरेंद्र मोदी ने आश्वासन देने की कोशिश की थी किसानों को और वहां के स्थानीय लोगों को कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसे में अब कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, और क्या ऐसे में आप देख रहे हैं कि कोई बाधा पड़ सकती है? जबकि फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, लेकिन अब बिल्कुल साफ है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन बाहर निकालना पड़ेगा। इसका एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, और जब वो रिपोर्ट फाइनली तैयार होगा उसके बाद एक प्रोसीजर होती है जिसमें एनवायरमेंटल पब्लिक हियरिंग होती है। लोगों के अगर कोई ऑब्जेक्शंस है उनको ऑन रिकॉर्ड लेना पड़ता है, उनको सेटिस्फाई करना होता है, और उसके बाद ही जो अथॉरिटी है वो कंस्ट्रक्शन का एक परमिशन देती है। तो तब तक शायद ये काम शुरू नहीं कर पाएगी स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा लग रहा है। लेकिन एट द मोमेंट एनवायरमेंटलिस्ट का यही कहना है कि तुमने फाउंडेशन स्टोन ले जरूर किया है, लेकिन जो मैंडेटरी लीगल प्रोविजन है जब तक उसको पूरा नहीं करते आप एक भी ईंट या एक भी पत्थर उस प्रोजेक्ट का लगा नहीं सकते अभी। बिल्कुल, आपसे बातचीत जारी रहेगी। मेघदूत आप बने रहेगा हमारे साथ। इसी बीच पर्यावरण मित्र के संयोजक महेश पांडे भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। महेश जी, क्या दिक्कतें हैं इस प्रोजेक्ट में, और अब ये सवाल आपकी संस्था क्यों उठा रही है? जी, हम एनवायरमेंट पे काम कर रहे हैं पिछले 15 सालों से। अब भारत सरकार का एक कानून है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके मुताबिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है। इसकी जरिए यू कैन नॉट एक ईंट भी नहीं लगा सकते हो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के विदाउट, इसके बिना। यहाँ हमने अखबारों के जरिए हमारा ध्यान आया कि नरेंद्र भाई मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री खुद, स्टेट गवर्नमेंट खुद दिसंबर महीने में वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का काम करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। तो एक गलत है, क्योंकि वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया है। तो ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बिना कैसे हो सकता है? इसमें तो वो एनवायरमेंटल का पूरा इम्पैक्ट निकालना पड़ता है। फ्लोरा फौना पे क्या होगा, सोशियो इकोनॉमी पे क्या होगा, कितना माइग्रेशन होगा, एवरीथिंग, वॉट एवर द प्रोविजन इन द लॉ, ये सब करना पड़ता है। विदाउट दिस ये स्टेट गवर्नमेंट खुद कैसे वायोलेशन कर सकती है? और स्टेट गवर्नमेंट खुद वायोलेशन करे तो कहाँ जाए? और ऐसे में अब जो क्लियरेंस है सरकार को वो कब तक लेनी होगी? कंस्ट्रक्शन से पहले जाहिर सी बात है ये क्लियरेंस सरकार को लेनी होगी, लेकिन जब इतने बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत है तो इस तरीके की लापरवाही कैसे बरती गई है? वही तो सवाल है। 2014 का इलेक्शन के पहले ये बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 3 महीना का रैपिड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है। इसके बाद एनवायरमेंटल पब्लिक हियरिंग करनी पड़ती है, जिसके 1 महीना का टाइम देना पड़ता है। लोग अपने सुझाव, अपने मंतव्य दे, इसके बाद उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है। उसके पहले हो ही नहीं सकता। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट 2014 का इलेक्शन के लिए ये सबको भ्रमित करते हुए खुद वायोलेशन करने जा रही है। बिल्कुल। महेश जी आप बने रहेगा हमारे साथ, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। तो अपने दर्शकों को बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लग रहा है राज्य सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर, कि जो पुख्ता क्लियरेंसेस चाहिए थी, जो पर्यावरण मंत्रालय से उनको क्लियरेंस चाहिए थी, वो अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो इस बात को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और आसपास की जो सेंचुरीज हैं उस पर भी बुरा असर पड़ सकता है अगर इस स्टैच्यू का निर्माण कार्य शुरू होता है तो। और इसी मुद्दे को लेकर अब कई पर्यावरण विद भी सवाल उठाने शुरू कर रहे हैं कि आखिर राज्य सरकार इतने बड़े स्तर का प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे कर सकती है। जो क्लियरेंसेज उनको लेने थे वो अभी तक क्लियरेंसेज सरकार अपने स्तर पर नहीं ले पाई है। मेघदूत और साथ ही में महेश पांडे हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। मेघदूत, सरकार की ओर से क्या अभी तक कोई सफाई नहीं आई है कि सरकार ने कोताही कहां बरती है?
जी नहीं, अभी तक कोई भी सफाई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई, लेकिन बिल्कुल साफ है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रोसीजर तो जरूर करनी ही होगी। भले दिसंबर 2013 में जो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होना था, शायद कुछ देर तक ये डिले हो सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर सैंक्शन और ये मैंडेटरी लीगल प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट अपने व्यूवर्स को रिमाइंड करने के लिए, गांधीनगर में एक महात्मा मंदिर भी इस स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, और कई एनवायरमेंटलिस्ट मुझसे बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इसका आधा कंस्ट्रक्शन होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिक्वायर्ड क्लियरेंसेस थे वो लिए थे। तो ये पहला प्रेसिडेंट नहीं है, पहले भी एक बार या दो बार हो चुका है। जब स्टेट गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, उसके बाद जो लीगल प्रोविजंस थे या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर दी थी। और महेश जी, आप अपने इस आंदोलन को किस स्तर तक लेकर जाएंगे आगे? हम जो एक दिसंबर में कंस्ट्रक्शन काम शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली हम जुडिशरी के सामने जाएंगे और ये वायोलेशन है वो जुडिशरी को बताएंगे। और नॉट ओनली द वायोलेशन ऑफ दिस एक्ट, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है, वो ट्राइबल एरिया है। 2 बार तो वो लोग विस्थापित हो चुके हैं, अब कितनी बार विस्थापित हो जाए एक आदमी की एक महत्वाकांक्षा पहुंचने के लिए, तो जरूर हम हाईकोर्ट में जाएंगे और उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट खुद वायोलेशन कर रही है। तो हम वो करेंगे। बिल्कुल, लेकिन महेश जी, क्या वजह है कि सरकार अपनी तरफ से ये काम वक्त रहते शुरू जरूर करना चाहती है, लेकिन जाहिर सी बात है पर्यावरण क्लियरेंस एक बहुत अहम मुद्दा होता है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, तो क्या ये प्रोसेस में है या फिर इसकी शुरुआत ही सरकार ने अपनी तरफ से नहीं की है? सरकार ने शुरुआत ही नहीं की है। अभी तो कितना कहाँ होगा क्या होगा वो भी बताया नहीं गया है। सिर्फ लिबर्टी से 3 गुना ऊंचा बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा है, कुछ हुआ ही नहीं है। उसका फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट नहीं हुआ है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है, और हुआ है तो लोगों के सामने या वेबसाइट में नहीं रखा गया है। तो खुद पता नहीं कैसे क्या करते हैं, जब पॉलिटिकल डेट नजदीक आती है, सब आता है तो सब अनाउंस कर देते हैं। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है राजनीति इसके बीच जरूर एक अहम भूमिका निभा रही है, जिस वजह से सरकार ने लापरवाही बरती है और जो क्लियरेंसेस चाहिए थे वो अभी तक हासिल नहीं हो पाए हैं। पर्यावरण सुरक्षा समिति के संस्थापक रोहित प्रजापति भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। रोहित, आप किस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं और क्या वजह है कि अब तक किसी ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब राज्य सरकार इस बात की घोषणा कर देती है कि इतना बड़ा एक स्टैचू बनेगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से बनेगा और उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला होता है, तब पर्यावरणविद आकर इस पर सवाल उठाने शुरू करते हैं, जिनमें से आपकी संस्था भी एक है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि हमने जो खत लिखा है वो 31 अक्टूबर के बाद लिखा हुआ खत है। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि हम ये मानते थे कि गुजरात सरकार को कानून मालूम है, वो पर्यावरण का मंत्रालय उनके पास है, पर्यावरण के एक्सपर्ट उनके पास है, वो जानते हैं कि इस कानून में क्या प्रोविजन है। मैं ये समझता था कि उनको ये भी मालूम है कि कोई भी इस प्रकार का काम अगर आप बांध के नजदीक, फॉल्ट लाइन एरिया के नजदीक, सेंचुरी के नजदीक, नदी के बीच में करने वाले हो, जिसका टूरिज्म के साथ सीधा जुड़ाव हो, तो उसकी इम्पैक्ट जरूर होती है और इसके लिए क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो हमने ऐसा मान लिया था कि सरकार ने जरूर कोई प्रोसेस की होगी। जब 31 अक्टूबर को ये इनॉग्रेशन उन्होंने किया, तभी हमको मालूम पड़ा कि बिल्कुल ये प्रोसीजर नहीं की गई है। इसकी वजह से हमने नोटिस दिए। जब हम जल्दबाजी में, जब हम पहले नोटिस देते तो हमको ये कहा जाता है कि आप रुकिए, गुजरात सरकार इसके लिए अभी काम कहाँ शुरू किया है, उन्होंने इनॉग्रेशन कहाँ किया है। और मैं आपको बता दूं, ये इनॉग्रेशन है वायोलेशन है। मुख्यमंत्री जो इनॉग्रेशन किया है वो एनवायरमेंट एक्ट का वायोलेशन है। ही इज इनवाइटिंग एक्शन अगेंस्ट हिम एज एन इंडिविजुअल, एज एन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, कि वो कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी तो पीएम बने नहीं है, उसके पहले ही इस बिल्कुल रोहित, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रुपाला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम जी, सरकार की तरफ से क्या सफाई देंगे आप, जब बीजेपी की सरकार गुजरात में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रही है, उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन एक एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है सरकार के पास? देखो, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये चर्चा को उस एंगल से मोड़ना चाहने वाले हैं वो कर रहे हैं। इसमें जो भी जरूरी नियम के तहत करना पड़ेगा वो सरकार करेगी।
तो पुरुषोत्तम जी अभी तक क्यों नहीं हुआ? नहीं किया है। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार बनाने जा रही है, आप कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक सब कुछ होगा, लेकिन 31 अक्टूबर को इस बात की घोषणा हुई थी, आज 11 नवंबर है, दिसंबर में इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। तो ये जो महज कुछ छोटी मोटी औपचारिकताएं हैं जिसमें एनवायरमेंट एक अहम मुद्दा भी है, क्यों नहीं ये औपचारिकताएं पूरी की गई हैं सरकार द्वारा? अरे मगर ये ऐसी प्रतिमा लगाने के काम में जो भी जरूरी होगा वो कर लेंगे। इसमें ऐसा तो नहीं है कि कल पूरा कर देने का है काम। तो एनवायरमेंट क्लियरेंस आप कब लेंगे? वो जैसे जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। तो उसकी तो जरूरत आपको अभी पड़ेगी, क्योंकि दिसंबर में तो आपको अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू करना है। वो तो काम शुरू करने से पहले जो भी जरूरत होगी वो सारा काम राज्य सरकार कर लेगी। क्या आप इस बात का आश्वासन देते हैं कि एक जो लापरवाही सरकार द्वारा बरती गई थी उसको आप संज्ञान में लेते हैं और अपनी गलती सुधारेंगे और एनवायरमेंट क्लियरेंस लेंगे? कटुता है, ये सारे लोग ऐसे सब्जेक्ट लेकर खड़े हैं। ये जिस मंत्रालय का जिम्मा होता है वो मंत्रालय को सामने से जाके भी ये सारी चीजें करनी चाहिए। सरदार की प्रतिमा का सवाल है, ये कोई किसी व्यक्ति की ऐसी व्यक्ति की प्रतिमा का सवाल नहीं है, ये राष्ट्र के गौरव और स्वाभिमान का सवाल है। उससे हम आपसे सहमत हैं। सवालिया खड़ा करने वाले हैं कौन लोग? पुरुषोत्तम जी, सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि एनवायरमेंट का क्लियरेंस आपकी सरकार को लेना ही होगा। सवाल उठने लाजमी है, लेकिन क्या आप यह आश्वासन देंगे कि आप अपना क्लियरेंस लेंगे और उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा? ये हमको पता है कि सरदार साहब की प्रतिमा हम करने जा रहे हैं, इसीलिए जितने भी सवाल पैदा किया जाएंगे वो करेंगे ही। और अगर क्लियरेंस ना मिला तो? क्योंकि इनको तो सरदार का नाम बड़ा हो रहा है, उसको किसी को पसंद ही नहीं है ना। ये पर्यावरण का मामला है, बिल्कुल पॉलिटिकल पॉल्यूशन का मामला है। पुरुषोत्तम जी, पर्यावरणविद अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक क्लियरेंस ना मिला, ऐसी मामले ऐसे नेताओं के बारे में सोचने वालों की मानसिकता का सवाल है। पुरुषोत्तम जी, अगर ये क्लियरेंस राज्य सरकार को ना मिला उसके बाद आप क्या करेंगे? अरे क्यों नहीं मिलेगा, ये बताइए ना। आपके मन में ऐसे सवाल क्यों खड़े होते हैं? क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि अब पर्यावरणविद तो कह रहे हैं कि वो जुडिशरी का सहारा लेंगे, क्योंकि सरकार अपना काम नहीं कर रही है। यही तो मैं तो ये इसलिए तो आ गए ना ठिकाने पे कि जुडिशरी में जाएंगे, क्योंकि ये सरदार की प्रतिमा है। ये यदि कोई नेहरू परिवार की होती तो ये कोई समस्या नहीं होती। पुरुषोत्तम जी, किसी की मंशा नहीं है सरदार पटेल की प्रतिमा पर राजनीति करना। किसी की मंशा नहीं है, ये कोई नहीं चाहता है कि सरदार पटेल की मूर्ति पर राजनीति हो, लेकिन ये एक आम सवाल है जो हर आदमी पूछ रहा है। आपके स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, आपके किसान पूछ रहे हैं। खुली राजनीति हो रही है ना। सरदार साहब की प्रतिमा के लिए सवाल खड़ा करना मतलब क्या होता है? इसको राजनीति ना कहे तो क्या कहे? नहीं, लेकिन आपकी जो वहां पे स्थानीय जनता है, आपके जो किसान हैं, क्या आप उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करेंगे? दोबारा किसी एक नए जगह पे लेके जाएंगे? किसी को रिहेबिलिटेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां कोई बस ही नहीं रहा है, किसी को खदेड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो सुनसान और निर्जन जगह है, वहां किसी को खदेड़ना नहीं है। किसने कहा किसी को खदेड़ना है? किसको नोटिस दिया? किसकी जमीन हमको लेनी है तो खदेड़ना है? लेकिन अगर परमिशन ना मिली पुरुषोत्तम जी, तो क्या आप कानून का उल्लंघन करेंगे? किसी को खदेड़ना है? क्या बातें कर रहे हैं आप? किसको खदेड़ना है? क्यों खदेड़ना है? परमिशन नहीं मिली तो पुरुषोत्तम जी? अरे आप बताइए ना, पहले आप बताइए किसको खदेड़ना है? आप नहीं, खदेड़ना नहीं है। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं खदेड़ना है, हम कह रहे हैं परमिशन नहीं मिली तो। आपने भी पूछा कि आप किसानों को खदेड़ेंगे? हमने नहीं कहा खदेड़ेंगे, हमने कहा रिहेबिलिटेट उनको करना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। क्यों रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा? किसी के घर में हम करने जा रहे हैं, किसी के खेत में हम करने जा रहे हैं, ये पता है आपको? क्या अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है, क्या आपको ये क्लियरेंस नहीं? ऐसे सवालों को मोड़ते मत रहिए मेरी बहन। नहीं मोड़ रहे हैं पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी, अगर आपको ये इजाजत नहीं, जो भी जरूरी कानूनी प्रावधान होंगे वो हमारी सरकार पूरा करेगी, आप उसका पालन करेंगे। लेकिन अगर आपको इजाजत नहीं मिलती है तो तब आप क्या कानून का पालन तब भी करेंगे? अगर आपको इजाजत नहीं मिलती है तो हमको क्यों नहीं इजाजत देंगे? कौन होते हैं हमको इजाजत नहीं देने वाले? अगर जुडिशरी का सहारा लिया जाता है, पर्यावरण की जो संस्थानें हैं वो जुडिशरी का सहारा लेती है, अगर आपको इजाजत नहीं मिलती है तो आप क्या कानून का उल्लंघन करेंगे? सरदार बांध के लिए भी लड़ रहे हैं तो इनके लिए भी लड़ेंगे।
आप बांध के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी जब आप लड़ेंगे तो अगर आपको इजाजत नहीं मिलती है तो क्या आप इसका उल्लंघन करेंगे? हम क्यों उल्लंघन करें? उल्लंघन नहीं करेंगे ना आप? बिल्कुल नहीं। और अगर मूर्ति फिर अगर ये इजाजत मिल जाती है और अगर क्लियरेंस नहीं मिलता है तो फिर सरदार पटेल की मूर्ति भी वहां बननी मुश्किल हो जाएगी। क्यों नहीं मिलेगा क्लियरेंस, ये हमको बताओ ना। लेकिन पुरुषोत्तम जी, ये तो पूरा मामला कानून के इर्द गिर्द घूमता है। कानून में भी परमिशन का भी प्रावधान होगा ना। कानून परमिशन के लिए होते हैं, कानून किसी को बंद करने के लिए ही होते हैं, ऐसा। लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को एक बड़े मन से इस बात की घोषणा कर रहे थे कि यहां पे सरदार पटेल की प्रतिमा लगेगी, क्या तब नहीं ये सोचना चाहिए था राज्य के मुख्यमंत्री को कि जो इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशंस हैं, जो क्लियरेंसेज उनको चाहिए, जो इजाजत उनको लेनी चाहिए थी, वो तमाम चीजें सरकार के हाथ में होनी चाहिए थी, उसके बाद इस बात की घोषणा करनी चाहिए थी? अच्छा ऐसा कि कभी भी कोई भी निर्णय करे तो ये निर्णय की घोषणा करने से पहले सारी परमिशनें ले। ऐसे देश में जितनी प्रतिमाएं बनी है इसमें सारी पहले घोषणा हुई, पहले सारी परमिशनें ली जाती हैं। बिल्कुल, ये नर्मदा नहीं, क्या बता रही हैं आप बहन जी? बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, परमिशन आपको लेनी पड़ेगी और अगर कानून आपको इजाजत नहीं देता है तो आप तो वहां कंस्ट्रक्शन की शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। अभी भी जारी है। लेकिन अगर आप जवाहरलाल ने परमिशन ली थी, उस समय सारी परमिशनें लेकर बांध शुरू किया था। पुरुषोत्तम जी, अगर आपको ये पूरा मामला कानून पर निर्भर करेगा, अगर आपको इजाजत नहीं मिलती है तो आप कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? ये सारा देश कानून के आधार पर ही चल रहा है मैडम। तो आपको भी तो उस कानून का पालन करना होगा। हम भी कानून से ही चलेंगे। आपको भी उस कानून का पालन करना होगा। हाँ, हमें भी करना होगा, आपको भी करना होगा। चलिए, शुक्रिया पुरुषोत्तम जी IBN 7 से बातचीत करने के लिए। तो सरकार ये बात मानने को तो तैयार है कि अगर कानून के तहत इस पूरे मसले पर बातचीत की जाए और अगर कानून की बात की जाए तो वो कानून का पालन जरूर करेंगे, और अगर कानून उन्हें इजाजत नहीं देता है तो फिर वो आगे जाकर इस पर विचार विमर्श कर ये सोच विचार करेंगे और किस तरीके से इस पर आगे उनको इजाजत मिल सकती है उस पर काम किया जाएगा, उस पर भी सोच विचार सरकार को करना होगा।